हेलो एवरीवन। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, ऑल्दो अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, तो चालू करते हैं। Nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation when they discover some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, regions, or language group developed a sense of collective belonging? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग है बेसिकली ये बोलती है कि वी हैव अ नेशन। हमें अपने देश की सोचनी चाहिए, ये हमारे देश के लोग हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज द फीलिंग नेशनलिज्म, बेसिकली पेट्रियोटिज्म। ठीक है, अ फीलिंग फॉर योर कंट्री। ठीक है, तो देखो एक टाइम होता है, ठीक है, नेशनलिज्म से पहले जब भी किसी भी कंट्री में वो टाइम होता है जब इंसान को सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपनी कामों से मतलब होता है, उसके धंधे से मतलब होता है। ठीक है, और वैसे हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, इवन आज भी लोगों को इंडिया से ज्यादा अपनी फैमिली से मतलब है, लेकिन फिर भी इंडिया से भी मतलब है। राइट, इंडिया से भी मतलब है, और सबको खुद से तो सबसे पहले खुद से ही मतलब होगा, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट अपने देश से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज नहीं थी पहले। ठीक है, वो चीज आने में हर कंट्री में वो चीज आने का एक सही टाइम था, एक टाइम था जब वो चीज अपने आप डेवलप हुई लोगों में, नेशनलिज्म डेवलप हुआ लोगों में। हमने पिछले चैप्टर्स, मतलब अगर पिछले चैप्टर्स जो हैं इस बुक के, उसमें भी है नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन चाइना, तो ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में ये फीलिंग कैसे आई, कैसे लोगों को ये लगा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को ये लगा कि नहीं, हम एक ही देश के लोग हैं। हम एक ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो फीलिंग है कि हम एक ही हैं, एक ही देश के लोग हैं। तो ये क्या हुआ फिर, दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग समझ रहे हो ना, मतलब हम साथ साथ के हैं, हम भाई भाई हैं काइंड ऑफ, केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ठीक है, तो ये आधी, ये कलेक्टिव कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग है, ये आधी तो यूनाइटेड स्ट्रगल से है। यूनाइटेड स्ट्रगल से मतलब जो मिलकर, मतलब सारे देशवासियों ने मिल के जो स्ट्रगल करी, ठीक है, इनके खिलाफ, क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो आधी कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग तो ऐसे आई। ठीक है, स्ट्रगल से आई। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्स पीपल्स इमेजिनेशन। लेकिन इससे, इसके अलावा भी कुछ कल्चरल प्रोसेस भी थे जिसके वजह से जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. हिस्ट्री एंड फिक्शन मतलब कि जो हिस्ट्री में, मतलब जो इनका पास था, जो हमारे देश का पास था वो, और फिक्शन मतलब जो हमने सोचा। ठीक है, जो कुछ कहानियां। ठीक है, फोकलोर वही कुछ स्टोरीज। ठीक है, कुछ सॉन्ग्स, कुछ पॉपुलर पॉइंट प्रिंट्स, मतलब प्रिंट्स मतलब कि कुछ में भी न्यूज़पेपर्स या किसी ने कोई बुक निकाली हो तो कुछ पॉपुलर प्रिंट्स, कुछ सिंबल्स, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये सब मिलकर नेशनलिज्म बना रहे थे। ठीक है, क्या क्या मिलके, सबसे पहले तो हमारा स्ट्रगल। ठीक है, और स्ट्रगल के बाद कुछ कल्चरल प्रोसेस लाइक दीज, ओके, फिक्शन, हिस्ट्री, फोकलोर, सॉन्ग्स वगैरह वगैरह। तो इन सब के वजह से जो लोग थे उनके अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। ठीक है, the identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image. This helps create an image with which people can identify the nation. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी मतलब नेशन की जो भी आइडेंटिटी होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा उसको एक पिक्चर देते हैं। ठीक है, लाइक इंडिया इज नॉट समबडी, इंडिया इज नॉट अ पीपल और समथिंग, इंडिया इज नॉट अ पर्सन। ठीक है, और इंडिया इज नॉट अ वुमेन, लेकिन हमारे पास एक सिम लेकिन स्टिल हमारे पास एक फोटो है, वो माता रानी की। ठीक है, जिसको हम इंडिया से सिंबलाइज करते हैं, जिन्होंने झंडा पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हमेशा हम इंडिपेंडेंस डे पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक पिक्चर से, एक ह्यूमन पिक्चर से किसी भी नेशन को डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स उससे जोड़ सकें। तो वही बोला गया है, टू द आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन, एज यू नो,
is most often symbolized in a figure or image. तो कोई figure या image से उसको symbolize किया जाता है. This helps create an image with which people can identify the nation. इससे होता क्या है कि एक image बन जाती है people के दिमाग में, जिससे वो अपने nation को identify कर सके, imagine कर सके. It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता. ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी की बात है. ठीक है, 20th सेंचुरी में ऐसा होने लगा कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, ये जो नेशनलिज्म था वो बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा, और जो आइडेंटिटी थी इंडिया की, जो आइडेंटिटी थी इंडिया की, उसको उसको विजुअली किससे एसोसिएट करा गया? भारत माता की पिक्चर से. ठीक है, तो 20th सेंचुरी में इंडिया की आइडेंटिटी को एक भारत माता की पिक्चर से एसोसिएट किया गया. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, तो प्लीज ये नाम याद रखना. ठीक है, थोड़ा है लेकिन याद रखना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि भारत माता की जो पिक्चर थी वो सबसे पहले किसने बनाई थी. ठीक है, किसने क्रिएट करी थी? तो किसने करी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, ये आ सकता है एमसीक्यूज में. इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम. ठीक है, अब इसी बंदे ने मतलब ये जो भी थे, उन्होंने 1870s में वंदे मातरम भी लिखा था, ऐसा हिम टू द मदरलैंड. ठीक है, मदरलैंड के लिए एक गाथा, एक सीरीज ऑफ सॉन्ग. ठीक है, तो ये वंदे मातरम अपने मदरलैंड के लिए यानी कि इंडिया के लिए किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. ठीक है, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल अंधमत आनंदमत. ठीक है, तो उनका फिर एक नॉवेल भी बना कुछ टाइम बाद जिसका नाम था आनंदमत. तो लेटर वो इसमें भी इंक्लूड हुआ था. एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत ज्यादा गाया जाता है. कहाँ? स्वदेशी मूवमेंट. जब भी स्वदेशी मूवमेंट होता था तो बहुत ज्यादा गाया जाता था. कहाँ पे? बंगाल में. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता. ठीक है, तो इस यही स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके, इसी से मूव करके जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने बहुत ही फेमस इमेज बनाई. किसकी? भारत माता की. ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, आई थिंक यही है ना भाई? ये यही वाली इमेज जो है ये भारत माता की बनाई हुई है. किसने? अबिंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, इन हिज पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर. शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. ठीक है, तो क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इन्होंने पेंटिंग बनाई? ठीक है, जो भारत माता है वो काफी काम है. ठीक है, काफी कंपोज्ड है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है. ठीक है, डिवाइन, स्पिरिचुअल, कंपोज, काम, लाइक यू नो द मीनिंग, राइट? In subsequent years, the image of भारत माता acquired many different forms. उसके बाद हर मतलब कुछ सालों में बहुत सारे फॉर्म्स बने भारत माता के. कई लोगों ने अपनी अपनी इमेजिनेशन से भारत माता को रिक्रिएट किया. As it circulated in popular prints and was painted by different artists, devotion to this mother figure came to seen as evidence of one's nationalism. ठीक है, अब जैसे बहुत सारे पेंटर्स ने भारत माता की पिक्चर्स बनाई, बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम इसको डिवोट किया, तो इससे ये पता चलता है भारत माता की ये जो फिगर है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर धीरे धीरे नेशनलिज्म की ग्रोथ होने लगी थी. ठीक है, ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. ठीक है, तो ये नेशनलिज्म से क्या हुआ था कि इंडियन फोकलोर बेसिकली वो होता है जब तुम कोई सॉन्ग गाते हो, कोई गाना होता है लेकिन उसमें ना कि कहानी चल रही होती है. बेसिकली वो एक स्टोरी के बेसिस पे वो पूरा सॉन्ग होता है. ठीक है, उसमें एक रिथम होती है लेकिन वो होता है एक सॉन्ग है, उसे कहते हैं फोकलोर. ठीक है, तो इसी नेशनलिज्म के चलते इंडियन फोकलोर भी बहुत डेवलप हुआ. ठीक है, बेसिकली पेट्रियोटिज्म को डिवोटेड. In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी मतलब जब 19th सेंचुरी खत्म ही हो रही थी, तो जो जितने भी नेशनलिस्ट थे बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards and they toured village to gather folk songs and legends. तो क्या उसमें क्या होने, जितने भी नेशनलिस्ट, नेशनल समझ आ रहा है ना, जो इस नेशन के लिए लड़ रहे थे, जो फाइट कर रहे थे, वो फोक टेल्स रिकॉर्ड करने लगे. ठीक है, जो बार्ड्स
गाते थे, ठीक है, और गांव गांव उसको लेके घूमने लगे, ठीक है, वो गाने लगे, घूमने लगे और लोगों को इकट्ठा करने लगे और लेजेंड्स को ढूंढने लगे, ठीक है। These tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो ये क्यों हमने किया, क्योंकि ये जो कहानियां थी, ये जो मैंने क्या बोला, फोकलोर क्या है, वही कहानियां हैं जिन्हें एक रिथम दे दी गई है, तो वो एक सॉन्ग भी है और एक कहानी भी है। तो ये जो कहानियां थी, ये क्यों बोली गई, ये हर जगह जा जा के क्यों बोली जा रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो कहानियां हैं वो एकदम प्योर कल्चर है इंडिया का, और ये जब गांव गांव जाएगा तो क्या होगा कि इससे जो हमारा कल्चर करप्ट हो गया, जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया आउटसाइड फोर्सेस, यू नो हु आर द आउटसाइड फोर्सेस, ब्रिटिशर्स ने जो कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया है वो इससे वापस ठीक होने लगेगा, ये मानते थे उस टाइम पे, ठीक है। So they believed it gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one national identity and restore a sense of pride in one's past. ठीक है, अब ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन, मतलब ये बहुत जरूरी था कि इस फोक वाली जो ट्रेडिशन है इसको हम बचा के रखें, क्योंकि ये दिखाता है वंस नेशनल आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी को शो करता है, ठीक है, और एक सेंस ऑफ प्राइड, ठीक है, इन वंस पास्ट, मतलब हम कितने हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, हमारी कहानियां कितनी अच्छी थी, देवी देवता कितने अच्छे थे, तो हमें एक प्राइड होगा इस चीज से कि अच्छा वी आर फ्रॉम दिस कंट्री, वी आर फ्रॉम दिस वेरी गुड लैंड, ठीक है, तो एक सेंस ऑफ प्राइड मिलेगी हमें अगर हम पुरानी कहानियों को याद करेंगे तो, ठीक है। इन बंगाल वन सेकेंड, ठीक है, इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने खुद कलेक्ट करना चालू किया, ठीक है, ballads, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स, ठीक है। तो मिथ्स मतलब कि जितनी भी वो कहानियां जो शायद ट्रू ना हो, दे आर द मिथ्स, ठीक है। राइम्स मतलब कि वही थोड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जिनमें कोई कहानी भी चल रही हो, एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक राइवल्स, ठीक है, और फिर अपनी ये फोक वाली जो मूवमेंट थी, ठीक है, फोक मतलब ये पूरा फोकलोर चल रहा था जो इंडिया में गांव से गांव, ये वाली चीजें चालू रखी, ओके। Now, in Madras, Natesa Sastri published a massive four-volume collection of Tamil folk tales, The Folklore of Southern India. ठीक है, तो प्लीज ये सारे नाम और इनके बुक, इन्होंने जो जो बुकें लिखी है ना, प्लीज वो याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो मद्रास में क्या हुआ, नतेसा शास्त्री published a massive 4 volume collection of Tamil folk tales, ठीक है, एक बहुत ज्यादा 4 volume collection निकाला किसका, तमिल तमिल folk tales का, ठीक है। उसका नाम क्या था, द folklore of southern India, ठीक है, southern India का folklore. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics, ठीक है। तो जो हमारे ये नतेसा शास्त्री थे वो ये बिलीव करते थे कि जो फोकलोर है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का, स्पेशली हमारी कंट्री का नेशनल लिटरेचर है, ठीक है, नेशनल लिटरेचर है। और इट वाज उन्होंने ये बोला, इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो फोकलोर्स होती हैं वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो हुई नहीं होती हैं चीजें लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ये हो जाए, ठीक है, जो हम इमेजिन करते हैं उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन है पीपल के थॉट्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब कि कोई भी जब फोकलोर बनाता है तो उसकी जो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें दिखने लगती है, वो फोकलोर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाने लगता है, और यही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी है, इसमें कोई फिल्टर्स नहीं होते, ठीक है। आज द ठीक है,
As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. ठीक है, तो जैसे ये नेशनल मूवमेंट धीरे 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 डेवलप हुआ, तो जो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अवेयर होते गए कि हाँ ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स सारे लोगों को यूनिफाई कर सकता है, ठीक है. So such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. ठीक है, तो वो कुछ सिंबल्स को, कुछ आइकन्स को यूज करने लगे ताकि वो सारे लोगों को इकट्ठा कर सके, एकजुट कर सके और सब में नेशनलिज्म की फीलिंग ला सके. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow was designed. ठीक है, तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चला था, तो एक ट्राई कलर फ्लैग बना. ठीक है, एक तीन रंगों का फ्लैग बना. उसमें कौन से रंग थे? लाल, ग्रीन एंड येलो. आज जो हमारा फ्लैग है उसमें क्या है? उसमें क्या है? ग्रीन है, ऑरेंज है और व्हाइट है. तो उसमें उस टाइम क्या था? रेड, ग्रीन और येलो का जो है फ्लैग बना वो, ठीक है, उस टाइम पे डिजाइन किया गया. कहाँ पे? बंगाल में डिजाइन किया गया. इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम. ठीक है, तो उसमें 8 लोटस थे. ठीक है, 8 लोटस थे जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें एक मून था. ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज और मुस्लिम्स को. बाय 1921, ठीक है, हाँ, सो बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग. ठीक है, 1921 जब आया तो गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया. ठीक है, प्लीज ये याद रखना, ठीक है, कि गांधी जी ने जो फ्लैग बनाया था कब बनाया था? 1921 में बनाया था. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट. ठीक है, ये भी 3 कलर का था. अब ये कौन से कलर का था? रेड, ग्रीन और व्हाइट. एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और उसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील थी. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प. और वो स्पिनिंग व्हील क्या दिखा रही थी, क्या दर्शा रही थी? कि वो गांधीयन आइडल दिखा रही थी सेल्फ हेल्प, मतलब कि गांधी जी का जो, गांधी जी की जो बातें थी कि अपनी हेल्प खुद करो. ठीक है, डोंट इम्पोर्ट, डोंट एक्सपोर्ट, यूज योर ओन बिजनेस, यूज योर कंट्रीज ओन पोटेंशियल. तो दैट व्हाट इट इज, कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है. वी कैन डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन. दैट व्हाट द व्हील रिप्रेजेंट्स. ठीक है, carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. ठीक है, तो इसी फ्लैग को, इसी जो ये फ्लैग जो गांधी जी ने बनाया था, इसी को लोग हमेशा होल्ड करके रखते थे. जितने भी मार्चेस होते थे, कुछ भी होता था, तो इस फ्लैग के साथ ये लोग चलते थे. ठीक है, another mean of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. ठीक है, मतलब और जो एक और चीज थी जिससे आप नेशनलिज्म की फीलिंग ला सकते हो, ठीक है, वो थी री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री को फिर से समझने की, हिस्ट्री को एक अलग नजर से देखने की. ठीक है, okay. By the end of 19th century, many Indians, by the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. ठीक है, एक मिनट, यहाँ से अपन आगे बाद में पढ़ेंगे. पहले अपन ये देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इतनी बातें करी है ना, तो इसके अपन थोड़े से नोट्स बना लेते हैं. हम्म. ठीक है, तो ये वो लोग ये पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया में कलेक्टिव बिलोंगिंग्स किस किस रीजन से आई, या फिर इंडिया में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ, स्टेट द पॉइंट्स. ठीक है, तो तुम्हें यही सारे पॉइंट्स लिखना है. ठीक है, यही सारे पॉइंट्स कि सबसे पहले तो नेशनलिज्म से, फिर कल्चरल प्रोसेस से, वगैरह वगैरह. ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पार्टली बाय यूनाइटेड स्ट्रगल.
ठीक है, जो मिल के हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करी, उससे तो आधी नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। सेकंड वाज बिकॉज ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस लाइक सिंबल्स हो गए अपने, सम प्रिंट्स हो गए, फोकलोर्स, फिक्शन, इन सब के कारण। ठीक है, सेकेंडली और पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? ठीक है, और भारत माता की जो फोटोज बनी अलग अलग, सबसे पहले किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले ये भारत माता की जो है इमेज बनाई। ठीक है, उन्होंने वंदे मातरम भी बनाया। ठीक है, और फिर अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता को रिक्रिएट करा। तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं, इन वजह से ये हमें हमें हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो बेसिकली ये था पहला पॉइंट। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल से, दूसरा सिंबल से, फोकलोर से, फिक्शन से। ठीक है, तीसरा क्या कि एक इमेज से। वो इमेज किसकी थी? भारत माता की। ठीक है, भारत माता की इमेज थी, वंदे मातरम का ये जो गाना था वो बना। ठीक है, तो मैं ये लिखवा देती हूँ कहाँ से आई। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अ इमेज टू आइडेंटिफाई आवर नेशन इंडिया, एंड द इमेज वाज ऑफ अ लेडी नेम्ड भारत माता। तो देयर इज नो लेडी लाइक दिस, देयर इज नो देयर इज नो लेडी रियल इन, देयर इज नो लेडी एग्जिस्ट इन रियलिटी लाइक दिस। ओके, बट हमने फिर भी अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसी लेडी बनाई। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ओके, a song also created by Bankim, what his name? Chandra Chattopadhyay. Okay, please spelling देख लेना हाँ एक बार. A song also created by whose name was, which is called वंदे मातरम. ठीक है, तो सबसे पहले ये मतलब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल्स, सॉरी हाँ, तो सबसे पहले तो हमने यूनाइटेड स्ट्रगल्स करी, उसके बाद कुछ सिंबल्स फोकलोर्स से भी हमारी हेल्प हुई। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक इमेज बनाया। ठीक है, भारत माता का। और फोर्थ क्या था कि हमने एक गाना भी बनाया जिसका नाम था वंदे मातरम। और हमेशा हम इस गाने को, हम जब भी हमारी कोई मूवमेंट होती थी या हमारे कोई मार्चेस होते थे, तो हम इस गाने को गाते थे। ठीक है, और साथ में क्या हुआ? Publicity of folklores and rhymes, especially in Bengal, village to village. ठीक है, और बहुत ज्यादा फोकलोर्स और राइम्स और ये जितनी भी हमारी ट्रेडिशन है, हमारी अपनी ट्रेडिशन है, उसको विलेज टू विलेज ले जाके
बार बार रिपीट किया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, इंजॉयमेंट हुई, बट इसका हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हम अपने ट्रेडिशनल जो हमारा जो कल्चर है उसको हम सेव कर सके। और इन सब से क्या हुआ, इन सब से मिला जुला के हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। Also we also generated a flag. Hmm. ठीक है, और कुछ टाइम मतलब अपन को पता ही है कि एक फ्लैग आया 3 कलर का। ठीक है, कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, सबसे पहले बंगाल में रेड येलो और ग्रीन कलर का। ठीक है, और उसके कुछ टाइम बाद गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया। ठीक है, और वो फ्लैग भी 3 कलर था, रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर में। ठीक है, और उसके बीच में एक व्हील भी था जो कि क्या सिंबलाइज करता था? सेल्फ हेल्प, मतलब कि हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, ये सिंबलाइज करता था गांधी जी का झंडा। और फिर हम उस झंडे को हमेशा मार्चेस में लेके जाते थे, हम उसको हमेशा यूज करते थे, और इससे होता क्या था कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी, हमारे देश के लिए एक झंडा था और वो झंडा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओके, सो another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। ठीक है, हिस्ट्री को वापस इमेजिन करके, वापस एक नजर से देख के हम वापस नेशनलिज्म की फीलिंग ला सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, India history has to be thought about differently। ठीक है, तो बहुत उस टाइम पे 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे इंडियंस को, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के बाद मतलब लास्ट लास्ट में बहुत सारे इंडियंस को ये फीलिंग आने लगी कि अ, हम अपने अंदर एक प्राइड डेवलप कर सकते हैं, हम बाकी इंडियंस के अंदर एक प्राइड डेवलप कर सकते हैं अगर हम अपनी हिस्ट्री को वापस रिकंसिडर करें, अगर हम अपनी हिस्ट्री को वापस देखें तो। ठीक है, सो द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? ब्रिटिशर्स सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ठीक है, मतलब हमें वो पिछड़ा हुआ समझते थे, हम बहुत छोटे लोग हैं ये समझते थे, और उनको लगता था कि हम अपने आप को खुद गवर्न नहीं कर सकते, हम अपने आप को खुद संभाल नहीं पाएंगे। In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि इंडियंस अपनी हिस्ट्री को देखने लगे, अपने पास्ट को देखने लगे और देखने लगे कि इंडिया में कितनी अचीवमेंट हुई है। ठीक है, they wrote about the glorious development in ancient times with art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade and फ्लरिश्ड। ठीक है, तो हम जो इंडियंस थे उन्होंने अपने पास के बारे में कई चीजें लिखी। ठीक है, बहुत ही ग्लोरियस डेवलपमेंट्स लिखी अपने एशियन टाइम्स के बारे में, जैसे कि आर्ट में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, बहुत सारी चीजों में ऐसे उन्होंने लिखा। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। ठीक है, अब ये जो ग्लोरियस टाइम था, ठीक है, वो कब धीरे धीरे कम होने लगा, कब ये जो हिस्ट्री थी उनकी डिक्लाइन होने लगी, जब से इन्हें मतलब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, तब से ही हमारी हिस्ट्री जो है डिक्लाइन होने लगी।
These nationalist history urged the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. ठीक है, तो ये जो nationalist history थी, ये जो हमारी हमारी हिस्ट्री थी, उसने अर्ज किया रीडर्स को, जितने भी रीडर्स इन सारी ग्लोरियस डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे, उनको अर्ज किया कि उनका इंडियन इंडियन होने का जो प्राइड है, उनको जो प्राउड फील हो रहा है इंडियन होकर, ठीक है, वो वापस आए और उनको समझ आए कि हमें वापस इंडिया रूल लाना पड़ेगा, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर कुछ भी खराब हुआ है तो वो तब खराब हुआ है जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया है। ठीक है, तो ये उनको लगने लगा। नाउ दीज एफर्ट्स, ओके, these efforts to unify people were not without problems when the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। ठीक है, जो तो ये जो efforts थी, these efforts to unify people were not without problem, मतलब हम इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग थे, बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, तो इस वजह से जब ये यूनिफाई करनी थी ना लोगों को, सारे लोगों को जब यूनिफाई करना था, एकजुट करना था, तो ये इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग थे। लेकिन अगर हम वही फोकलोर्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो जो मेजोरिटी पीपल्स थे जो कि हिंदू थे, तो ज्यादा कहानियां, ज्यादा राइम्स उन्हीं के उन्हीं के पास से आता था। इनके पास से ज्यादा कुछ आ नहीं पाता था, इसलिए इन लोगों को लगता था कि वी आर लेफ्ट आउट, वी आर नॉट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, और ये लोग इतने आराम से यूनाइट नहीं हो पाते थे इन लोगों को, लाइक डिफरेंट रिलीजन्स को, लाइक मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, हु एवर अदर पीपल्स आर, उनको यूनाइट करना इतना आसान नहीं था इसी वजह से। ठीक है, सो दिस इज ऑल, है ना? नाउ, हाँ, नाउ इट्स कंक्लूजन, बट मैं पहले इसके नोट्स बता देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये इसी चीज का नोट है। ठीक है, ये इसी चीज का नोट है, मतलब क्या? फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया। ठीक है, इसी का कंटिन्यूएशन में मैं और पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, और अब पॉइंट क्या है, अपन कितने पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं इसमें। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल, ठीक है, सबने साथ मिलकर स्ट्रगल की। सेकेंडली क्या? फोकलोर्स हुए, फिक्शंस, प्राइड, सब कुछ बनाया गया। थर्ड क्या? ठीक है, भारत माता की इमेज बनी, बार बार रिक्रिएट भी हुई। उसके बाद ठीक है, वंदे मातरम का गाना बना। ठीक है, और ये याद रखना कि भारत माता की पहले इमेज किसने बनाई, फिर अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जैसे वंदे मातरम का गाना था, तो वो किसने बनाया? तो आई थिंक भारत माता की इमेज जिसने फर्स्ट इमेज बनाई थी, उसी ने वंदे मातरम का सॉन्ग भी बनाया था अपनी बुक में। ठीक है, उसकी बुक का नाम भी याद रखना। ठीक है, पब्लिसिटी ऑफ फोकलोर, मतलब गांव गांव जाके ज्यादा सारे फोकलोर्स की पब्लिसिटी हो रही थी, बार बार फोकलोर्स गाया जा रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। इससे हम क्या कर रहे थे, ये हम क्यों कर रहे थे? ताकि हम अपने ट्रेडिशन को सेव कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक मतलब दो फ्लैग बने मेनली। ठीक है, बंगाल में एक फ्लैग बना 3 कलर्स का। ठीक है, और फिर गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया 3 कलर का, वो थोड़ा डिफरेंट था, और उसके अंदर एक व्हील भी था, और वो व्हील क्या रिप्रेजेंट करता था? सेल्फ हेल्प रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, एक मिनट, ये देख लो कि यहाँ पे ये नाम एंड ऑल। सॉरी, डोंट नो व्हाट हैपेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो इट केम बैक। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अपन ये देख लेते हैं थोड़े नाम। हम्म, तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखो, ये नाम देख लो। भारत माता को सबसे पहले किसने बनाया था? द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये नाम प्लीज याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने भारत माता को फर्स्ट टाइम बनाया था। इन्होंने 1817 में उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था। वंदे मातरम भी लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में, ठीक है। और इन्होंने इस जो ये गाना था, ये जो सॉन्ग था वंदे मातरम, इसको इन्होंने अपनी बुक में भी डाला था। जिस इस बुक का क्या नाम है? आनंदनाथ, ठीक है, आनंदनाथ ये इस बुक का नाम है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी इस क्या बोलते हैं, भारत माता की जो इमेज है उसको रिक्रिएट करा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? हम्म, हाँ, उसके बाद गांधी जी ने भी जो है ए फ्लैग को रीडिजाइन किया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना। और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अ, हाँ, ये एक और नाम, मद्रास में नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्टिव ऑफ तमिल फोक टेल्स, ठीक है। तो मद्रास में जो नतेसा शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक तमिल फोक टेल्स की बुक बनाई थी जिसका नाम है फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि किसने बनाई थी और नाम क्या था बुक का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बाद हाँ, फिर 1921 में, हाँ, बंगाल में एक झंडा बना था सबसे पहले, ठीक है, रेड ग्रीन और येलो कलर का, ठीक है, रेड ग्रीन और येलो कलर का, ठीक है, ट्राई कलर था वो भी, ऑब्वियसली 3 कलर्स थे। 1921 में गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया, ठीक है, स्वराज फ्लैग कहते हैं उसको, ठीक है। और उसमें वो भी 3 कलर का था, ठीक है, क्या? रेड ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। यहाँ पे येलो नहीं है, बाकी वही है, रेड ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। और बीच में एक स्पिनिंग व्हील है, और स्पिनिंग व्हील के अंदर स्पिनिंग व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ हेल्प, ठीक है। और यही फ्लैग लेके वो हमेशा मार्चेस वार्चेस करते थे, तो इससे एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, ये और कैसे लाएं? तो हम हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर रहे थे, हम अपनी हिस्ट्री को याद कर रहे थे, हम देख रहे थे कि हमारी हिस्ट्री में कितनी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, तो ये उसी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के अंदर ही है, ठीक है। एक और पॉइंट, ठीक है। तो हम नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए हमने अपनी हिस्ट्री, हमारी जो हिस्ट्री है उसको रीइंटरप्रेट करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वी स्टार्टेड राइटिंग ग्लोरियस मूवमेंट, नॉट मूवमेंट्स, सॉरी, ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ हिस्ट्री बाय इंडियन रूलर्स एंड अदर पीपल्स, ठीक है। और ये अचीवमेंट्स किस किस चीजों में थी? लाइक, एंड मेनी मोर, ठीक है, इंक्लूडिंग साइंस टू, ठीक है। तो हमारी इतनी सारी अचीवमेंट थी और हमें उस टाइम पे ये लगने लगा कि, लगने क्या लगा, दैट वाज ट्रू, कि हमारी जितनी भी ग्लोरियस इवेंट है, जितनी भी ग्लोरियस पास्ट है, उसका डिक्लाइन कब चालू हुआ? जब हम पे कॉलोनियल रूल होने लगा।
ठीक है, we were having many potentials but we started declining in the colonial rule. Thus people now got to start developing the feeling of pride, and wanted to somehow eliminate British rule from India. ठीक है, तो इन सारी चीजों को देख के, ये सारी ग्लोरियस मोमेंट्स को देख के जो लोग थे, इंडियन जो पीपल थे, उनको पता चला कि हम कितने ग्लोरियस थे और उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ प्राइड, मतलब उनको प्राउड होने लगा अपनी हिस्ट्री पे, अपने पास पे, अपनी कंट्री पे। और वो ये चाहने लगे कि किसी तरह जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया से हटना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलोनी बन गए थे ब्रिटिश की, हमारा डिक्लाइन तभी चालू हुआ। इसलिए जब हम वापस जब ब्रिटिश रूल हमसे हट जाएगा तो फिर हम वापस एफिशिएंट हो जाएंगे, हम वापस केपेबल हो जाएंगे और हमारी हिस्ट्री की तरह ही हम वापस अपना अच्छा बेटर फ्यूचर बना पाएंगे। So this was the thing. Now it's just the conclusion. Yep, it's just the conclusion. um okay. A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग एंगर था, मतलब कि जो बढ़ता हुआ गुस्सा था, ठीक है, अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो बढ़ता हुआ गुस्सा, ये जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लोगों को किस पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट पे। ठीक है, वो उसने क्या किया, उसने इन टर्न हम सारे लोगों को, जितने भी वेरियस अलग अलग ग्रुप्स थे इंडिया में, उन्हें बेसिकली यूनाइट कर दिया, एक साथ ले आए, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप ऑफ क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल, एक कॉमन स्ट्रगल में लेके आए, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये जो स्ट्रगल हुआ था, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये स्ट्रगल हुआ था, struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people grievances into organized movement for independence. ठीक है, तो कांग्रेस, ठीक है, जो कांग्रेस की जो पार्टी थी, जिसको महात्मा गांधी लेड कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, महात्मा गांधी जो उस टाइम उस कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस, मतलब कि जो लोगों की गुस्सा था, बेसिकली जो लोगों का मतलब जो लोगों की प्रॉब्लम थी, लोगों का गुस्सा था, लोगों को जो कष्ट झेलने पड़ रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट पे, ये जो गुस्सा था, ये जो एंगर था, उनको गांधी जी ने एक जगह पे फोकस करवा दिया, एक जगह पे चैनल करवा दिया। ठीक है, और उसको क्या बना दिया, एक मूवमेंट बना दिया। ठीक है, एक स्ट्रगल के लिए एक मूवमेंट बना दिया जो कि काफी ऑर्गेनाइज था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को देखें तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, और इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये जो मूवमेंट था, ये काफी ऑर्गेनाइज था, क्योंकि इसको एक बहुत अच्छी लीडरशिप मिली थी महात्मा गांधी की। ठीक है, तो ये मूवमेंट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज था। ठीक है, दो सच मूवमेंट्स, द nationalists tried to forge a national unity। ठीक है, तो इस तरह के मूवमेंट से क्या हुआ, सारे नेशनलिस्ट ने सॉरी इस तरह के मूवमेंट से क्या हुआ कि जो सारे नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पूरी ये इंश्योर किया कि पूरी नेशन की यूनिटी बन जाए। ठीक है, बट एज वी हैव सीन diverse groups and classes participated in this movement with varied aspiration and expectations। ठीक है, although we are talking about national unity, लेकिन हमें ये भी पता है कि जितने भी लोगों ने इसमें पार्ट लिया, जितने भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ने इसमें पार्ट लिया, हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिच फार्मर्स, पुअर फार्मर्स, बिजनेस क्लास, वुमेन्स वगैरह वगैरह, जितने भी लोगों ने इसमें पार्ट लिया, उनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशन थी, किस चीज से, अपने फ्रीडम से, मतलब कि ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से, कि जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल जाएगी, तो ये होगा वो होगा, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें थी। ठीक है, नाउ as their grievances
as their grievances were wide ranging. Freedom from colonial rule also meant different things to different people. ठीक है, जैसे कि उनकी जैसे कि उनके जो कष्ट थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत वाइड रेंजिंग थी, मतलब बहुत अलग अलग एरियाज में थी। उसी तरह जो कॉलोनियल रूल से जो फ्रीडम है, उसका मतलब भी उनके लिए अलग अलग था। ठीक है, जैसे कि उनपे जब कॉलोनियल पीपल राज कर रहे, मतलब जो ब्रिटिश उनपे हमारे ऊपर राज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे जब राज कर रहा था, तो सबकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग अलग थी। इसीलिए वो सब लोग जब फ्रीडम के बारे में सोच रहे थे कि जब हमें ब्रिटिश से फ्रीडम मिल जाएगी, तो अपने जो उनके क्या फायदे होंगे, वो फायदे भी सबके अलग अलग थे कि अगर ऐसा हो गया तो हमें ये फायदा मिलेगा, अगर ऐसा हो गया तो हमें वो फायदा मिलेगा। The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not alienate another। ठीक है, तो जो कांग्रेस थी उसका एक ही मकसद था, वो बार बार यही कोशिश कर रही थी, ठीक है, कि किसी तरह ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी दूरियां हैं लोगों में, ये खत्म हो जाए। तो कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, ठीक है, एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि एक ग्रुप का जो भी एक ग्रुप का डिमांड जो भी हो, वो दूसरे ग्रुप के डिमांड से एलिनेट ना हो या कोलैप्स ना हो। ठीक है, मतलब अगर एक ग्रुप की डिमांड पूरी हो जाए तो ऐसा ना हो कि दूसरा कोई ग्रुप उसको प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि अब हमने पहले देखा था डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में कि एक तो बिजनेस क्लास भी इस मूवमेंट में पार्ट ले रही थी, और साथ में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास भी, मतलब कि वो लोग जो बेसिकली इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो जिनका बिजनेस फ्लॉप हो रहा था कॉलोनियल पॉलिसीज के वजह से, उन लोगों ने भी इसमें पार्ट लिया था। और वो लोग जो इन बिजनेस क्लास के अंडर काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी इसमें पार्ट लिया था। तो ऑब्वियसली इन दोनों के जो इंटरेस्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। अब अगर किसी एक का इंटरेस्ट पूरा होता है तो शायद दूसरे का इंटरेस्ट ना हो पूरा, या फिर दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की चीजें ना हो, ये कांग्रेस की कोशिश थी कि वो हमेशा ऐसे ग्रुप्स रखे, या फिर ऐसे ग्रुप्स के लिए ऐसे डिमांड्स के को उठाएं जो सबकी हेल्प करें, ठीक है, जो सारे यूनिट की हेल्प करें, और किसी ग्रुप को वो ना करें, मतलब कि प्रॉब्लमैटिक ना करें, किसी भी ग्रुप को डिसअपॉइंट ना करें, निराश ना करें। This is precisely with the unity within the movement often broke down। ठीक है, और इसी वजह से जो थी, क्योंकि सबके रिलीजन अलग थे, कास्ट अलग थे, इतनी छोटे छोटे डिविजन्स थे इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो भी अलग थी, ऑब्वियसली डिमांड्स अलग थी। तो इस वजह से जो है हमारी यूनिटी जो थी मूवमेंट के अंदर, वो बहुत बार टूटी, बहुत बार जुड़ी बिगड़ी। ठीक है, ये सब चलता रहा। The high points of Congress activity and nationalist unit were followed by phases of disunity and inner conflict between groups। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस का हाई पॉइंट्स था, द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। हाई पॉइंट्स मतलब कि वो पॉइंट्स जब हमारा सबसे अच्छा टाइम चल रहा था, इसे कहते हैं हम हाई पॉइंट्स। तो जब कांग्रेस का हाई टाइम था, मतलब हाई टाइम मतलब कि जब ब्रिटिशर्स डर रहे होंगे, जब बेसिकली हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सारे लोग मिले हुए हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस आर द बेसिकली हाई पॉइंट्स। तो जब कांग्रेस का हाई पॉइंट चल रहा था, और जब पूरी नेशनल यूनिटी सारे लोग मिले जुले थे, तो ये जो गोल है ना, ये हमने बहुत ही उतार चढ़ाव से अचीव किया, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस नेशनल यूनिटी वो फॉलोड बाय फेजेस, बहुत सारे अलग अलग फेजेस से फॉलो हुआ था, बाय डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। ठीक है, डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, मतलब कि यूनिटी नहीं थी, ठीक है, और इनर कॉन्फ्लिक्ट था ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, एक दूसरे से प्रॉब्लम थी ग्रुप्स के अंदर ही। ठीक है, इन अदर वर्ड, अच्छा, ठीक है, in other words what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो क्या है, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। तो बहुत सारे जो लोग थे वो ये चाहते थे कि कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, इमर्जिंग विद अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही लोग ये चाहते थे कि हमें कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिल जाए। ठीक है, इसके बाद कुछ है नहीं। इसके बाद बस ये प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डिस्कस है, और ये सब मैं अगली वीडियो में करा दूंगी। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये कंक्लूजन है, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ पूरे चैप्टर को बस डिफाइन किया है छोटे शब्दों में।
ठीक है, चलो।